हेलो मतलब तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट्स के कुछ जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को कॉन्सेप्ट को जो है अच्छी तरीके से बहुत ही सीखेंगे। हाँ तो देखिए, सेंट्रल फोर्स क्या होता है? ये अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि एक ऐसा फोर्स जिसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जो एक ऐसा फोर्स जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे लग रहा है, उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि वो जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है उसको हम लोग जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स, और वो जो फोर्स है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन। देखिए सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? सेंट्रल ऑर्बिट एक जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है वो एक पाथ होता है। किसका पाथ होता है? एक मूविंग पार्टिकल का। कैसा पार्टिकल? जो कि एक सेंट्रल फोर्स के द्वारा मूव कर रहा हो। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? यानी कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है वो एक पाथ होता है एक मूविंग पार्टिकल का, एक ऐसा मूविंग पार्टिकल जो कि सेंट्रल फोर्स के द्वारा मूव कर रहा हो। द मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट। मतलब कि ये जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इसको हम लोग, यह एक काफी अच्छा एग्जांपल है सेंट्रल ऑर्बिट का। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फिर उसके बाद एक दो तीन कॉन्सेप्ट हो गए। अब फोर्थ यानी कि एक थ्योरम दिया गया है। क्या ये थ्योरम? देखिए, ये जो थ्योरम है ना, वो क्या बोलता है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है ना, इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। यानी कि वह हमेशा एक प्लेन कर्व पर होता है जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वह एक प्लेन कर्व है। अगर हम लोग ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है ना, ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है उसका जो है क्या दिखा दे? ये दिखा दे कि वह हमेशा परपेंडिकुलर है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। तो फिर इसका मतलब कि यह जो पाथ है ना, वह एक प्लेन में लाई कर रहा है, और यह एक जो सेंट्रल ऑर्बिट होगा वो एक कर्व सिद्ध हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम लोग ये दिखा दे कि यहाँ पे ये जो ओपी है ना, वेक्टर ओपी है, वह हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक फिक्स्ड पॉइंट ना, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि यह जो है, ये जो सेंट्रल ऑर्बिट है वह एक कर्व है। इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको किस तरीके से दिखाएंगे ना? सबसे पहले हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे एक सेंटर है ओ, ठीक, और यहाँ पर यह जो है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है। ठीक है, और एट टाइम, और फिर वो जो पार्टिकल है ना, वेक्टर लेट पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एनी टाइम टी। ठीक, यहाँ पे ये जो पी है वो क्या है? एक पोजीशन है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक पोजीशन है एट टाइम टी पर। और फिर इसका यहाँ पे हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ठीक, देन देखिए d2r अपॉन dt स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन वेक्टर। यहाँ पे यह क्या होगा? d2r अपॉन dt स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद सिंस द पार्टिकल मूव अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, यानी कि जो पार्टिकल है वह सेंट्रल फोर्स के अराउंड मूव कर रहा है एट विथ सेंटर एट ओ। यहाँ पे ये सेंटर है। देयरफॉर द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पी इज अलोंग द लाइन ओ पी। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल सेंट्रल फोर्स लग रहा है। तो जब सेंट्रल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर यह जो फोर्स है ना, जो भी पार्टिकल पी पर जो फोर्स है वह केवल और केवल लाइन ओपी ना, ओपी के अलोंग लगेगा। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पे है, एक्सेलरेशन वेक्टर d2r अपॉन dt स्क्वायर है ना, वह पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। इसका मतलब ना, अगर ये दो केवल एक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब d2r अपॉन dt स्क्वायर क्रॉस r ना इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्यों 0 लगा? क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा। तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि जो क्रॉस में होता है वहाँ पे साइन थीटा होता है, और साइन थीटा मतलब पैरेलल मतलब 0, और साइन 0 मतलब 0, तो इसलिए यहाँ पे 0। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डी आर ना
डी आर बाई डी टी और क्रॉस डी आर बाई डी टी लिख दे तो भी कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी आर बाई डी टी और क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए यह अब क्या बन गया, डी टू आर अपान डी टी स्क्वायर क्रॉस आर, ठीक, प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन है। किसका डिफ्रेंसिएशन? डी आर बाई डी टी क्रॉस आर का। ठीक, इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से तो हम लोग को अगेन यही मिल जाएगा। अब इसका मतलब कि डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू नॉट 0। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक कांस्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। उस कांस्टेंट वेक्टर को चलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, एच बोल दिया ना। डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू एच ना। यहाँ पे जो एच है वो क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ फर्स्ट ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इसके जो है यहाँ पे डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू एच है ना। यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। किसका डॉट प्रोडक्ट? विद द वेक्टर आर के साथ में हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इस वाली इक्वेशन फर्स्ट का, डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू एच ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू आर डॉट एच। ये देखिए ये वाला ये पूरा है वो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, हम लोगों का 0 हो जाएगा। दैट इज आर डॉट एच ना इज इक्वल टू 0 हम लोगों को मिल गया। ठीक है, विच शोज दैट आर इज परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट वेक्टर एच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। समझ रहे हैं ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कि अगर दो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो इसका मतलब कि वह जो वेक्टर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कि आर क्या था, ओपी था, वेक्टर ओपी ना। यहाँ पे हम लोग का ये प्रूफ हो गया क्या कि दस द रेडियस वेक्टर ओपी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन एंड हेंस लाइज इन अ प्लेन। देयरफॉर द पाथ ऑफ पी इज अ प्लेन कर्व। यहाँ पे यह क्या हो गया, एक प्लेन कर्व हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों का ये वाला जो है थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, मतलब काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वाला आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आइए इसके दूसरी तरफ मूव करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ना, यानी कि हम लोगों को जो सेंट्रल ऑर्बिट है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा ना, एक ऐसा पाथ है ना। किसका पाथ? एक ऐसा पाथ है किसी एक मूविंग पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा हो अंडर द सेंट्रल फोर्स, उसी को हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, सो उसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन ना। यही अभी हम लोगों ने जो देखा कि वो जो पार्टिकल है वह किसी एक प्लेन में मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ना, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट हो। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन माना है वो पी माना है ना। यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, यहाँ पे ये पी वाला ठीक, ये क्या है, पोजीशन है ना, आर का थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे चाहे तो ए भी मान सकते हैं वेक्टर ए। ठीक, तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है ना। आप लोग ऐसा करिएगा एग्जाम में यहाँ पर ए मानिएगा। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इन द प्लेन टू ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ। देखिए अब हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है अब हम लोग सारा लिख देंगे कि लेट अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन विथ एन एक्सेलरेशन पी एंड विच इज डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा वैसा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एंगल थीटा, और यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, पोजीशन इसका कितना है, आर कामा थीटा। ठीक, अब देखिए ये हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में मान रहे हैं ना। ये आप लोग यहाँ पे क्या ध्यान रखना है तो दिख ही रहा है। ठीक, देखिए सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड होगा किसकी तरफ, पोल की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सॉरी मतलब सेंट्रल फोर्स लग रहा है ना, केवल यहाँ पे एक जो है यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग ना, अलॉन्ग वेक्टर ओपी। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, टुवर्ड द पोल, देयरफॉर द पार्टिकल हैज ओनली द रेडियल एक्सेलरेशन एंड द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ना। यहाँ पे केवल जो पार्टिकल होगा उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक, फिर उसके बाद ऑफ एंड द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, जो ट्रांसफर कंपोनेंट होगा किसका, एक्सेलरेशन का,
ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो ना। ये जो है जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक। और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वह होगा कुछ इसके पास ना। कितना होगा यहाँ पे देखिए, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है d2r/dt² माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना माना है, p माना है, तो यहाँ पे p लिख दिया। इसके साथ में माइनस लगाया है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो है वो जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ r है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। डायरेक्शन ऑफ इस साइड होता है ना, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इस साइड होता है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो इस साइड है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है। और जो ट्रांसफर एक्सेलरेशन होता है वो क्या कितना होता है, 1/r d/dt r² d थीटा बाई dt इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो हो गया ये ट्रांसफर वाला, और रेडियल वाला हम लोग को ये मिल गया, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर d, इसका मतलब अगर r को उस साइड भेजें तो जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब d/dt r² d थीटा बाई dt इज इक्वल टू जीरो ना। हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें ना, यहाँ पे देखिए d/dt r² d थीटा बाई dt इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे r² d थीटा बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को कितना बोलते हैं, चलिए एच बोल देते हैं, ठीक। एच क्या है, वेक्टर है, ठीक, का डिफरेंस इंटीग्रेशन करने पे। और उसके बाद यहाँ पे एच हो गया। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू 1/u है, ठीक। यहाँ पे हम लोग 1/u r इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इसका मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे d थीटा बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/r²। यहाँ से d थीटा बाई dt इज इक्वल टू h/r² हो जाएगा ना। यहाँ पे h/r² हो जाएगा, तो h/r²। या फिर जब r इज इक्वल टू 1/u है, इसका मतलब 1/r² इज इक्वल टू ना u², दैट इज h/u²। r की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1/u रखें तो वो ऊपर चला जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/u², ठीक है। d थीटा बाई dt इज इक्वल टू h/u², ये मिल गया। और अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो r इज इक्वल टू 1/u माने हैं उसको हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dr/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/u²। ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/u² इंटू du/dt, ठीक, du/dt। अब इज इक्वल टू du/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, du/dθ इंटू d थीटा बाई dt। अब देखिए यहाँ पे जो d थीटा बाई dt है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट हो गई है, h/u²। तो यहाँ पे h/u² रख दीजिए, तो h/u² रखेंगे ना, तो यहाँ u² से u² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -h du/dθ, ठीक। ये मतलब dr/dt की वैल्यू ये निकल गई। अभी हम लोग यहाँ पर कहीं पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, सारी वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रखेंगे, d2r/dt²। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जी हाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो h है वो क्या है, वो वेक्टर है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, h तो वेक्टर है लेकिन ये कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब d2r/dt² इज इक्वल टू यहाँ पे -h, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, d2u/dθ² इंटू कितना हो गया, d थीटा बाई dt ना, ठीक। यहाँ पे d थीटा बाई dt हो गया। क्यों d थीटा बाई dt हुआ, क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे इसका u का होगा पहले, फिर इसका यहाँ पे थीटा के साथ में हुआ, तो यहाँ पे d थीटा बाई dt हो गया ना। और d थीटा बाई dt की वैल्यू कितनी है, h/u² रख दिया, h/u², u² चाहिए, h/u² एक ही है, ठीक। यहाँ पे h कैंसिल, जी नहीं कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे -h² u² d2u/dθ², ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ना, किसकी वैल्यू, d2r/dt² की वैल्यू और d थीटा बाई dt की वैल्यू ले जा करके यहाँ पर रखेंगे, क्या बन जाएगा। तो हम लोगों ने जब इसकी वैल्यू ले जा करके यहाँ पर रख दी, तो यहाँ पर देखिए d2r/dt² की वैल्यू ये -h² u² d2u/dθ², ये हो गया माइनस। यहाँ पे r की वैल्यू कितना है, 1/u इंटू यहाँ पे देखिए d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर है, तो d थीटा बाई dt की वैल्यू कितनी है, h/u², तो h/u² पूरे होल स्क्वायर इज इक्वल टू -p। यहाँ पे p क्या है, एक्सेलरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे एक u से u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, u³ h² और h² u² d2u/dθ² इज इक्वल टू p, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन करके उस साइड भेजिए, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस,
यहाँ पे इसका मतलब बचेगा क्या हम लोगों का, अगर हम लोग यहाँ पे यू एच स्क्वायर यू स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हम लोग को कितना बच जाएगा, डी टू यू अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपान एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ये हम लोगों का क्या हो गया, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। किसका, सेंट्रल ऑर्बिट का। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ना। अब हम लोग यहाँ पे पोलर फॉर्म में हम लोग को मिल गया, अब हम लोग पेडल फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको एक बार रिवाइज मार देता हूँ मैं बहुत ही क्विकली। क्या करना है, केवल और केवल हम लोग यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन होगा ना और ट्रांसफर एक्सेलरेशन 0 होगा, ये दोनों आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। फिर उसके बाद 1 यानी कि यहाँ पे ये हम लोग एच बराबर कुछ निकालेंगे, मतलब आर स्क्वायर ना, यहाँ पे ये जो ट्रांसफर वाली इक्वेशन है उससे हम लोग आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच मिल गया, आर बराबर 1/u मानेंगे और इन सारी की वैल्यू निकाल करके हम लोग ले जा करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है इन पोलर फॉर्म वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए पेडल फॉर्म में हम लोग किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और पी आ गया, क्या पी है, ये जो पी है ना वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द टेंजेंट एट पॉइंट पी। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट पी पर टेंजेंट है उससे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, वो जो ओरिजिन है उसका ना, क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ पे इसमें क्या अंतर, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर, दोनों तो लेंथ ही है ना, दोनों तो परपेंडिकुलर लेंथ है। लेकिन देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ क्या है इनमें। देखिए यहाँ पे जो वेक्टर आर है ना वो क्या है, वो पॉइंट पे है ना, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ये है ना, एट पॉइंट ओ पर ना, इसका जो पॉइंट पर या जो पॉइंट पी और ओ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेक्टर आर है। जबकि इस पे जो हम लोग टेंजेंट खींचेंगे ना, उससे उस टेंजेंट से एट पॉइंट ओ के बीच में जो इतना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या है, वो पी है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा पी और आर में क्या डिफरेंस है। देखिए 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r⁴ dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हम लोग को, ये आप लोग ये वाला इक्वेशन याद रखिए पेडल फॉर्म में। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना है, 1/r, r इज इक्वल टू 1/u या u इज इक्वल टू 1/r, देयरफॉर du बाई डी थीटा, यहाँ पे हम लोग du बाई डी थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/r स्क्वायर और dr बाई डी थीटा, दैट इज du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर करें क्योंकि यही हम लोग को निकालना है, तो इसका हम लोग अगर होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना मिल जाएगा, 1/r⁴ माइनस का प्लस हो गया 1/r⁴ dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू ले जाकर के यहाँ पे रख दिए और 1/r स्क्वायर इक्वल टू कितना है, u स्क्वायर। इसका मतलब 1/p स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हम लोगों को एक इक्वेशन ये मिल गया ना, और एक इक्वेशन यहाँ पे ये भी आया है। ये क्या है, यहाँ पे जो हम लोगों ने कांस्टेंट वेक्टर एरिया निकाला था ना, उसके रिस्पेक्ट में भी मतलब उसके टर्म में क्या आएगा इक्वेशन, उसके लिए ये वाला मेथड यूज़ किया गया है। कैसे हम लोग इसको अगर एग्जाम में आ गया प्रूव करने के लिए तो करेंगे। देखिए क्या है ना कि यहाँ पर क्या दिया गया है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाली इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे 2 ऊपर चला गया तो माइनस होएगा और -2 यानी -2/p⁻³ ना, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और dp बाई डी थीटा हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में किया गया है। इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2u और du बाई डी थीटा प्लस 2 du बाई डी थीटा, यहाँ पे इसका वाला ना 2 यहाँ पे आ गया बाहर, 2 du बाई डी थीटा इंटू d2u अपान डी थीटा स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसको देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे du बाई डी थीटा को कॉमन कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ठीक है ऐसा ना हो मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 du बाई डी थीटा कॉमन कर लिया ना, क्या कॉमन किया 2 du बाई डी थीटा, तो बचा क्या 2 प्लस u प्लस d2u अपान डी थीटा स्क्वायर, ये हम लोग को बच गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब हम लोग 2 को यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, 2 यहाँ इस साइड भी है 2 इस साइड भी है, तो क्या हो गया ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई। बचा क्या -1/p³ dp बाई डी थीटा इज इक्वल टू du बाई डी थीटा u प्लस d2u अपान डी थीटा स्क्वायर ना। यहाँ पर ये कैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, du बाई डी थीटा तो बचा ही है, लेकिन इसके जगह पे ये कहाँ से रख दिया यहाँ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट ये कैसे रख दिया, u प्लस d2u अपान डी थीटा के जगह पे ये p/h स्क्वायर u स्क्वायर कैसे रख दिया गया है। अभी हम लोगों ने पोलर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला ना, तो उसी की वैल्यू यहाँ पे u प्लस
d2u/d θ² इज इक्वल टू p/h²u²। यही तो आया ना हम लोगों को इतना बराबर, ये पोलर फॉर्म में। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए ना, क्या है, d2u/d θ² प्लस u इज इक्वल टू p/h²u², पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोगों ने ये रख दिया इस वाले इक्वेशन में, तो ये बन गया। अब देखिए अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये स्मॉल p है, ये कैपिटल p है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस कैपिटल p का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। इस स्मॉल p का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। -1/p³ dp/dr इंटू dr/dθ, ये इस फॉर्म में लिखा गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे du/dθ बराबर -1/r² dr/dθ ये है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने ये रख दिया है। ये अब कहाँ से मिला ना, du/dθ इज इक्वल टू -1/r² dr/dθ। देखिए कहाँ से मिला आप लोगों को, ये यहाँ से हम लोगों को मिला था, ठीक। du/dθ इज इक्वल टू -1/r² dr/dθ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रख दिया। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये इक्वेशन 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू ना 1/r² इंटू p/ये dr/dθ से कैंसिल हो गई, ये इज इक्वल टू ये, ठीक। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u²। 1/r² को कितना लिख सकते हैं, u²। अब यहाँ पे इंटू p/, ये वाला, और u² से u² कैंसिल, इसका मतलब 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू कैपिटल p/h²। यहाँ पे कैपिटल p यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू h²/p³। p³ यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ इंटू dp/dr, ठीक। यहाँ पे ये हम लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, ये भी हम लोगों का प्रूफ हो गया। ओके, आप लोग ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन और कौन सा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ना, इन चारों इक्वेशंस को आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, नोटबुक में बार बार लिख करके आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को वो जो है इक्वेशंस बहुत ही चुटकियों में याद हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, इसको हम लोग हल्का सा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वाले लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे r² dθ/dt है ना, इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या? r² dθ/dt को यहाँ पे लिखा भी गया है, r² dθ/dt इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ना। इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। अबाउट द पोल ओ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यानी कि एक यूनिट मास के लिए ये जो है एंगुलर मोमेंटम होता है r² dθ/dt ना, मूविंग इन प्लेन कर्व। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंस सेंट्रल ऑर्बिट, ये जो r² dθ/dt है, यहाँ पे देखिए r² dθ/dt ना, r² dθ/dt इज इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगुलर, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। इसका मतलब सेंट्रल ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट या फिर कंजर्व रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।